अपन को आज पढ़ना है जो डिप्लोमेटिक इनवॉइस होते हैं। डिप्लोमेटिक इनवॉइस कौन होते हैं, मैंने बताया था उस दिन। नहीं बताया। डिप्लोमेटिक इनवॉइस बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया। अरे यार मेरे देश, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हें डिप्लोमेटिक वो बताई थी चीजें। डिप्लोमेट्स जो होते हैं अलग अलग देश के एम्बेसी में रहने वाले आपका लोग, घर दिया था एम्बेसडर एम्बेसी लोग। में। हाँ, आपका घर दिया था एम्बेसी में, कौन सी जगह बताई थी? मेरा ट्रांसफर हो गया अभी कल। अच्छा। देखो जैसे मैंने दोस्त तरीके से बताया डिप्लोमेटिक। था कि डिप्लोमेटिक एम्बेसडर्स रहते हैं किसी देश के कहीं पे, जो किसी देश के लिए पर्टिकुलरली अपॉइंट हो जाता है कि आपको इस देश में रह के पर्टिकुलर देश का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करना है, जॉब करना है। लेकिन जो इनवॉइस होते हैं कि मान लो एक आदमी है, उसको एक देश से दूसरे देश कुछ छोटे से काम के लिए 1-2 दिन के लिए 4-5 दिन के लिए खाली उस काम करने के लिए भेजा है, तो उनको बोलते हैं इनवॉइस। ठीक है, वो भी करते हैं रिप्रेजेंटेशन ही, लेकिन वो पर्टिकुलर एक मिशन के लिए जाते हैं, पर्टिकुलर काम के लिए जाते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए इंडिया में एक समिट हो रही है ना, बहुत बड़ी समिट हो रही है, तब इंडिया के अंदर सब दूर से किसी देश का प्रधानमंत्री आएगा, किसी देश का इनवॉय आएगा। इनवॉय आएगा मतलब जहाँ पे कोई बड़ा प्रधानमंत्री वगैरह नहीं आ सकता, वहाँ पे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते कि जाओ हमारे देश की वहाँ पे बात रख के आना, और जो वहाँ पे जो भी चीज होगी मीटिंग अटेंड करके आना, हमको बताना। ठीक है, तो उन इनवॉइस को क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, तो उन इनवॉइस को क्या प्रिविलेज और इम्यूनिटीज मिलती है वो अपन को देखना है। प्रिविलेज और इम्यूनिटीज का मतलब होता है कि कौन सी सुख सुविधा और कौन सी उनको क्या बोलते हैं इम्यूनिटी की जो संरक्षण मिलता है, जो जिसकी वजह से उनके ऊपर केस नहीं होता है। इम्यूनिटी समझते हो ना? इम्यूनिटी मतलब वाले लोग कुछ ऐसी चीज है जिसको जिसके लिए किसी को क्या ठीक है। प्रिविलेज का मतलब तो समझ गए होंगे आप, विशेष अधिकार जिनको मिलते हैं अलग से विशेष अधिकार। इम्यूनिटीज मतलब उन्मुक्ति जिनको बोलते हैं, जिसका मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की चीजों से बचाना, जैसे कानूनी कार्रवाई से बचाना या कुछ भी दूसरी चीजों से बचाना। तो इसमें इम्यूनिटी क्यों आया? इम्यूनिटी हुई है, हेल्थ वाली इम्यूनिटी नहीं है ये। फिर अरे ट्रक। इम्यूनिटी मतलब हेल्थ वाली इम्यूनिटी नहीं है, बुखार वाली। इम्यूनिटी मतलब कि आपको सुरक्षा देना, कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, ये सब चीजें इम्यूनिटीज। चलिए शुरू करते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन। इम्यूनिटी का क्या बताया? किसी भी व्यक्ति को उन्मुक्ति प्रदान करना। उन्मुक्ति प्रदान करने का मतलब ये है कि उसको ऐसी चीजें करना जो कि आम नागरिकों के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना, मतलब अपन ने क्या दे रखी, उसे इम्यूनिटी दे रखी कि भैया उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करना। किसी भी व्यक्ति को मतलब ऐसी चीजें जो नॉर्मली लोगों को होती है, लेकिन उस व्यक्ति को इम्यूनिटी दी है, उस व्यक्ति को उससे बचा रखा है। समझ गए? जो दूसरे देश से डिप्लोमेटिक इन्वॉइस आते हैं ना, तो अपने यहाँ पे कुछ इम्यूनिटीज, कुछ सुरक्षा उनको देनी पड़ती है। देखो, डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द स्टेट आर क्रूशियल फॉर द पीसफुल एक्सिस्टेंस। इन्होंने बोला कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब एक देश और दो देश, इन दोनों के देश के बीच में अच्छे संबंध को डिप्लोमेटिक रिलेशन बोलते हैं। अच्छे रिलेशन बना के रखना। तो दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पूरी पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना रहता है, यानी कि दोनों देश आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ रह सकते हैं। उसमें जो फिर डिप्लोमेटिक इन्वॉइस होते हैं वो कौन होते हैं? आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर होम स्टेट। वो अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं और परफॉर्म सेंसिटिव एंड असेंशियल ड्यूटीज। और वो बहुत सेंसिटिव, बहुत ही संगीन मुद्दे और असेंशियल ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। टू इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ ग्रांट्स देम स्पेसिफिक प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। अब चूंकि उनकी इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी को बनाए रखना है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ में उनके स्पेसिफिक प्रिविलेज और इम्यूनिटीज की बात की गई है। These rights are not personal luxurious। ये राइट कोई किसी व्यक्ति के पर्सनल लग्जरियस के लिए नहीं दिए कि मतलब उसको पर्सनली उसको आनंद पहुंचाने के लिए नहीं दिए, लेकिन क्यों दिए? टू सेफगार्ड
टूल्स टू सेफगार्ड द डिग्निटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिप्लोमेटिक फंक्शन। चूंकि दो देशों के बीच में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वो अच्छे से हो सके, इफेक्टिवनेस के साथ हो सके, डिग्निटी के साथ हो सके, इसलिए उसको सेफगार्ड प्रदान कर रहे हैं अपन इन्वॉय को सुरक्षा देकर। यानी कि जब जितना तब इन्वॉय को प्रिविलेज दोगे, जितना तब इन्वॉय को सुरक्षा दोगे, उतना ही दो आपस में देशों की संबंध अच्छे बने रहेंगे, वो दोनों देश आपस में अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि सपोज मान लो पाकिस्तान का इन्वॉय अगर कहीं जाता है दूसरे देश में और उस पर हमला हो जाता है, तो जिस देश में जाता है उसमें और पाकिस्तान के बीच में संबंध बिगड़ जाएंगे, भैया हमारा आदमी तुम्हारे आया, बताओ तुमने खेल बिगाड़ दिए। ठीक है, तो उसको पहले आपको प्रिविलेज देनी पड़ेगी, बिल्कुल लाओ लश्कर से रखना पड़ेगा, मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी, इम्यूनिटीज भी देनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। इनने बोला है कि एक कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961। वियना क्यों लिखा है? क्योंकि वियना जगह का नाम है जहाँ पे वो कन्वेंशन हुआ था। इस फाउंडेशन ट्रीटी गवर्निंग दिस मैटर्स, और ये जो कन्वेंशन हुआ था ये फाउंडेशनल ट्रीटी मानी जाती है, मतलब सबसे अहम भूमिका मानी जाती है। इसने फाउंडेशन रखा है, मतलब भूमिका रखी है इसकी डिप्लोमेटिक एनवॉय के मैटर्स को फंक्शन करने के लिए, कैसे बनेगा, कैसे क्या इम्यूनिटीज देनी है, क्या प्रिविलेज देना है, वो सब चीजें देने के लिए कन्वेंशन में सबसे ज्यादा बातें शुरुआत में रखी गई है। डिप्लोमेटिक प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज क्या होती हैं अपन को देखना है। ठीक है, अपना क्वेश्चन ये है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज और प्रिविलेज, ये है क्वेश्चन। इसका मतलब होता है रिफर टू द स्पेशल लीगल राइट्स, यानी कि विशेष कानूनी अधिकार देना किनको, डिप्लोमेट्स को, और इंश्योर करना कि दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिक्शन ऑफ द होस्ट स्टेट इन वॉय दे कुड हिंडर देयर ऑफिशियल फंक्शन। लेकिन जिस भी स्टेट में वो गए हैं, जो भी उनका होस्ट कर रहा है, जो भी स्टेट उनको, वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके क्षेत्राधिकार वहाँ के कानून से डील नहीं होंगे, वो अपना ऑफिशियल फंक्शन करने गए हैं। आप उनके ऊपर वहाँ देश के कानून लगा के उनको परेशान नहीं कर सकते। दिस प्रोटेक्शन इंश्योर दैट द डिप्लोमेट्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड दैट द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑकर विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपने मान सम्मान के साथ उनका ट्रीटमेंट किया जाए, और दो देशों के बीच में जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के हो। सर आवाज गई। अपने कानून के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं रहना है, वो जो काम कराना है वो कराओ, घर जाओ, खुश रहो। अब तुम यूं नहीं बोल सकते कि अरे तुमने कचरा गाड़ी में कचरा नहीं डाला, लाओ 500 रुपए, ये सब चीजें नहीं करोगे इन्वॉय के साथ। ठीक है, चलिए डेफिनेशन किसकी है? सबसे पहले ओपनहाइमर। ओपनहाइमर जी क्या कहते हैं कि डिप्लोमेटिक प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज मतलब दोज राइट्स एंड इम्यूनिटीज रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल लॉ, यानी कि वो राइट्स और वो इम्यूनिटीज जिनको किसने रिकॉग्नाइज किया है, इंटरनेशनल लॉ में उसको बताया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बिलोंगिंग टू द डिप्लोमेटिक इन्वॉइस, यानी कि वो राइट्स जो कि किनको देते हैं अपन, डिप्लोमेटिक इन्वॉय को देते हैं। enabling them to perform their function effectively। क्यों? क्योंकि जिससे वो अपना फंक्शन, अपने कार्य बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। कौन? डिप्लोमेटिक, इसलिए उनको वो राइट्स और इम्यूनिटीज दी जाती है। हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ बोल रहे हो? कान बज रहे। कान नहीं बज रहे, मुझे पता है शायद मेरी आवाज रिटर्न आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है गड़बड़। शायद तुम्हारा माइक ऑन है इसलिए पता नहीं कहीं से तो आ रही है आवाज। माइक ऑफ कर दे रहा हूँ। हाँ ऐसा कर लो, जब कुछ बोला तब ऑन कर लेना। क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, शानदार नींद आ रही है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961। वियना कन्वेंशन जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में, उसमें क्या बोला गया है? उसने बोला है कि दीज प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज as necessary means by which diplomat may carry out their official duties in the foreign state। लेकिन जब कोई डिप्लोमेटिक इन्वॉय जो डिप्लोमेटिक पर्सन है, वो जब किसी विदेश में जाता है, फॉरेन स्टेट में जाता है, तो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे से कैरी आउट कर सके, इसलिए अपन उसको ऐसे प्रिविलेज और इम्यूनिटीज दे सकते हैं। 2 मिनट और पर्पस। अब ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज और प्रिविलेज देने का पर्पस क्या क्या उद्देश्य है कि देखो भैया ऐसा है, इससे क्या होगा, जो डिप्लोमेटिक इन्वॉय है सर 2 मिनट ऊपर वाला बताना। फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकता है, उससे कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, उससे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, कुछ नहीं। आप आए हो, आप प्रिविलेज्ड पर्सन हो, आपको जो करना है करो, वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करो। बस सीधी सी बात है कि बाथरूम में नहाना और वॉशरूम में हगना, ऐसा नहीं कि तुम बेडरूम में हग दो और बाथरूम में सो जाओ, ये सब चीजें मत करना। सेकेंड, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द सेंडिंग स्टेट, यानी कि जिस देश में आप जा रहे हो उसमें भी आपकी सॉवरेनिटी बनी रहे, और जिस देश से आप आ रहे हो
उस देश की सॉवरेनिटी बनी रहे। क्योंकि सीधी सी बात है कि ये अपन बात करें इंडिया की, अपन इंडिया से किसी डिप्लोमेटिक इन्वॉय को भेजते तो वो क्या कर रहा है, इंडिया को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कल से अगर अपन कोई देश अगर इंडिया की डिप्लोमेटिक पर्सन के साथ इन्वॉय के साथ अगर कोई बदतमीजी करेगा तो ये क्या समझा जाएगा, तो वो इंडिया के साथ बदतमीजी कर रहा है। मतलब जो देश किसी व्यक्ति को भेज रहा है तो उसके मान सम्मान, उसकी संप्रभुता का अपन को ध्यान रखना है, सॉवरेनिटी का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि देश की बेइज्जती हो, जिससे आप ऐसा लगे देश की वो कर रहे हो बेइज्जती। Ensure that the diplomatic missions are not interfered with by the host state। ये क्या इंश्योर करता है कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं दो देशों के बीच में वो इंटरफेयर ना हो बाय होस्ट स्टेट। यानी कि अगर मान लो कि डिप्लोमेटिक इन्वॉय इंडिया से कहीं भेजा जा रहा है तो उस देश में उसको सारे प्रिविलेज और इम्यूनिटी दो, क्योंकि उससे दो देशों के बीच के संबंध खराब नहीं होना चाहिए और साथ में जो होस्ट स्टेट है उसके द्वारा कुछ ऐसा इंटरफेरेंस नहीं करना है जिससे कि दोनों के रिलेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाए। उसके बाद आता है फोस्टर गुड इंटरनेशनल रिलेशन बाय मेंटेनिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द स्टेट। जितना आप एक दूसरे के देशों के लोगों की मान सम्मान करोगे वो आपके यहाँ पे इन्वॉय बन के आएंगे, आप किसी को इन्वॉय करके बना के भेजोगे तो उससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहेगी और शांति भी बनी रहेगी। समझ सी बात है, ठीक है। दिस प्रिविलेज आर नॉट फॉर द पर्सनल बेनिफिट। ये किसी व्यक्ति के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होते हैं, लेकिन जो डिप्लोमेट्स के ऑफिस होते हैं जो जहाँ पे वो काम करते हैं देश के लिए, उनके डिग्निटी, उनके मान सम्मान और उनके कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह की प्रिविलेज और इम्यूनिटी दी जाती है। फिर आता है सोर्सेस ऑफ डिप्लोमेटिक प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। यानी कि जो प्रिविलेज और इम्यूनिटी अपन ने बनाई है तो उसके सोर्सेस कहाँ दिए, कहाँ उनके बारे में दिया हुआ है, कैसे अपन को मिलती है। पहला बोला है वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 जो है मोस्ट अथॉरिटी और वाइडली एक्सेप्टेड ट्रीटी है, कोडिफाइंग रूल्स है, जिसमें एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें इसके बारे में बात करी गई है, डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में बात करी गई है। फिर एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के जो कस्टम्स हैं, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है वो भी एक्सेप्टेड की जा सकती है एज अ लीगल ऑब्लिगेशन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवर देम। जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है जैसे कि WHO, WTO, WHO, UN, यूनाइटेड चार्टर, ये सब चीज़ें क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिटी है वो लीगल ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट करती है कि भैया हाँ अगर कोई डिप्लोमेटिक पर्सन होगा तो उसकी क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशंस होगी और जिस देश में वो जाएगा उस देश की क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशंस होगी। उसके बाद थर्ड वाला बोलता है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रीटीज। यानी कि दो तरह से ट्रीटीज होती है, दो देशों के बीच में होती है उसे बायलैटरल कहते हैं और बहुत सारे देशों के बीच में होती है तो उसे मल्टीलैटरल कहते हैं। तो जो देश के बीच में ट्रीटी होती है चाहे वो दो या दो से अधिक हो तो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं क्या कि जो डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट रहेंगे वो कैसे रहेंगे। यानी कि हमारे यहाँ कोई आदमी अगर तुम्हारे यहाँ आएगा तो तुम उसको क्या क्या प्रिविलेज दोगे, क्या क्या इम्यूनिटी दोगे, तुम्हारा आदमी कोई हमारे यहाँ आएगा तो हम उसका कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे प्रिविलेज देंगे। ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है एग्रीमेंट के द्वारा दो देशों के बीच में, या फिर जो अन्य ज़्यादा देश है उन सब ने अगर आपस में मिलकर एग्रीमेंट करा तो वो टर्म्स भी फिक्स कर लेते हैं कि भैया डिप्लोमेट इन्वॉय का संबंध है। फिर जुडिशियल डिसीजंस एंड ओपिनियंस ऑफ जूरिस्ट। जो बड़े बड़े जूरिस्ट हैं, बड़े बड़े न्यायवादी लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनकी क्या राय रही है, उनके क्या जुडिशियल डिसीजन रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि डिप्लोमेट के रिलेशन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं। द केसेस एंड स्कॉलरी मीटिंग, सीधी सी बात है, जो पुराने कोई केस लॉज है उसके संबंध में उससे आप पता कर लो। कोई स्कॉलरी राइटिंग यानी कि कोई व्यक्ति किताब लिख के चला गया है जिसने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लॉ में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो उन किताबों में से भी आपको सोर्सेस पता पड़ जाएंगे, पता पड़ जाएगा कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या वो आया है और क्या क्या प्रिविलेज मिलती है देख लेते हैं। देखो प्रिविलेज मिलती है सबसे पहली इनवॉयलेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि डिप्लोमेट कैन नॉट बी अरेस्टेड और डिटेन। यानी कि कभी भी कोई डिप्लोमेट पर्सन को ना ही अरेस्ट किया जा सकता है ना ही उसको डिटेन किया जा सकता है, इसे बोलते हैं इनवॉयलेबिलिटी ऑफ द पर्सन। प्लस दे आर इंटाइटल्ड टू द पर्सनल प्रोटेक्शन फ्रॉम द होस्ट स्टेट, यानी कि जिस देश में वो जा रहे हैं वहां उनको पर्सनल प्रोटेक्शन दी जाएगी। फिर उसके बाद आता है इनवॉल्बिलिटी ऑफ अ मिशन प्रीमाइसेस। एम्बेसी रेसिडेंस बिल्डिंग आर इम्यून फ्रॉम एंट्री और सर्च बाय द लोकल अथॉरिटी विदाउट कंसेंट। यानी कि जिस भी एम्बेसी में वो आपका आदमी रहता है, जिस भी रेसिडेंस बिल्डिंग में कोई आदमी रहता है जो भी डिप्लोमेटिक इन्वॉय है, डिप्लोमेटिक पर्सन है, तो उस जगह पर जहाँ पर वो रहता है और जिस एम्बेसी में वो रहता है वहाँ पे किसी भी लोकल अथॉरिटी को विदाउट कंसेंट अंदर घुसने की, सर्च करने की परमिशन नहीं है। चाहे उसने कितना ही बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन पुलिस वगैरह अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, सर्च करना चाहती है तो बिना कंसेंट उसके नहीं घुस सकती।
एग्जम्पशन फ्रॉम द टेक्स एंड ड्यूटीज, यानी कि जितने भी डिप्लोमेट्स किसी देश में जाते हैं तो उनके ऊपर ना तो कोई टैक्स लगता है, ना ही उनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ सर कम्युनिकेशन, क्या बताया ये ऊपर वाला? अधिकार, की जितना बोलना बोलो, आओ मोदी जी को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमेट्स हैव अ राइट टू यूज अ डिप्लोमेटिक बैग्स चैनल्स विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि वो अपने बैग कहीं पे भी ले आ सकते हैं। उनके चैनल्स होते हैं, चैनल्स मतलब जैसे कि जहाँ से वो कनेक्शन करते हैं, टेलीफोन हुआ, लैपटॉप हुआ, वॉकी टॉकी हुआ, जो भी वाईफाई वगैरह है, वो जहाँ चाहे वहाँ उसका यूज कर सकते हैं, ले आ सकते हैं। फिर होता है डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस इज इनअवेलेबल, मतलब किसी भी प्रकार से जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब एक डिप्लोमेट दूसरे डिप्लोमेट को लेटर भेजता है, डिप्लोमेट जिस देश से आता है उसको लेटर भेजता है, या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एक्सचेंज होते हैं उनके बीच में जो भी बातचीत होती है वो भी इनअवेलेबल रहती है, मतलब सीधी सी बात है, तो उनको भी सुरक्षा दी जाती है। कोई भी किसी व्यक्ति के लेटर बातचीत को नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता, नहीं उनको कंपेल कर सकता है पढ़ने समझने के लिए। वो डिप्लोमेटिक के बीच में हुए तो उनको डिप्लोमेटिक के बीच में ही रहने दो। सर 2 मिनट रुकना। रुक जाएंगे भाई साहब, आप बोलो 2 क्या 8 मिनट रुक जाएंगे। हो गया सर। ठीक, उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सर ये कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद ट्रेवल करना है, सर जहाँ उसकी इच्छा है घूमने की वहाँ वो घूम सकता है। सर ये कॉरेस्पॉन्डेंस इनवॉयलेबल क्यों बताया था? कॉरेस्पॉन्डेंस इनवॉयलेबल मतलब उसको इम्यूनिटी मिली हुई है ना, इसलिए वो इनवॉयलेबल है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। करस्पॉन्डेंट जो भी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इनवॉयलेबल रहेगा, उसमें आप कोई भी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। तुमको करना है कि छेड़छाड़ करस्पॉन्डेंस में? नहीं। दूसरे के मैसेज देखना है क्या तुमको? हाँ। क्यों हर्ष? हाँ देखने देखने है ना, बन जाओ तुम, स्टॉकिंग करने लग जाओ, बन जाओ अपराधी, लोगों के मोबाइल में स्टॉकिंग किया करो। चलिए फिर आता है इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेटिक इनवॉइस। किस तरीके से डिप्लोमेटिक इनवॉइस को इम्यूनिटीज मिलती है, क्या क्या इम्यूनिटीज मिलती है? इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल जुरिडिक्शन, यानी कि वो कोई भी ऐसा अपराध वगैरह कर देते हैं या फिर उनके ऊपर एक्विजिशन होता है तो उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता अंडर क्रिमिनल लॉ ऑफ द होस्ट स्टेट, यानी कि जिस देश में वो गए हैं वहां की क्रिमिनल लॉ के हिसाब से उनके ऊपर केस नहीं चल सकता, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते आप उनको। इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन, जिस देश में वो गए हैं उस देश में उनके ऊपर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या? अरे मान लो कोई व्यक्ति इन्वॉय है, किसी देश से आया है और वो प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका यूज करना चाहता है, वो करता है तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट फॉर ऑफिशियल यूज नहीं आया सर। अरे देखो ये है इन्वॉय, इसको बोला कि आपके ऊपर सिविल लॉ अप्लाई नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा, मतलब आपको किसी भी तरीके से कोई भी सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव लायबिलिटी आपकी नहीं होगी। अगर होगी भी सही तो हम उसको हटा देंगे, क्यों? क्योंकि आप इन्वॉय हो, आप तो बड़े आदमी दूसरे देश से आओ। लेकिन अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो जो ऑफिशियल यूज के लिए नहीं है, तो उस पे फिर आपका केस चल सकता है, समझ गए? प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे, मतलब? जैसे कोई संपत्ति हुई, किसी का जमीन जायदाद, पता लगे इन्वॉय आया था 1 महीने के लिए, उसने आके प्रॉपर्टी खरीद ली, समझ रहे हो, या किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो आप किसी की भी प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही बोलता है। और अगर करते हो तो केस। उसको आता है लीगल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग सक्सेशन और कमर्शियल एक्टिविटी आउटसाइड ऑफिशियल फंक्शन।
अगर आप कोई ऐसे लीगल डिस्प्यूट में फंसे हुए हो जिसमें सक्सेशन का मैटर है, कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि कोई अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रखा है, कोई सामान खरीदा है, बेचा है, और सक्सेशन मतलब आपके पिताजी 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 से आपको कोई संपत्ति मिल रही है, या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां से आपको कंपनी मिल रही से कुछ मिल रहा है, यानी कि सक्सेशन हो रहा है। तो उस केस में अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ है जो कि ऑफिशियल फंक्शन के बाहर है, तो ऑफिशियल फंक्शन के बाहर है तो फिर आपके खिलाफ केस हो सकता है, लेकिन अगर ऑफिशियल फंक्शन वाला हुआ तो नहीं हो सकता। समझ गए? फिर आता है इम्यूनिटी फ्रॉम गिविंग एविडेंस। डिप्लोमेट्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई इन कोर्ट एज ए विटनेस और पार्टी, यानी कि किसी भी प्रकार के डिप्लोमेट पर्सन को आप कोर्ट में एज अ विटनेस नहीं बुला सकते, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, ना ही उनको एज अ विटनेस और एज अ पार्टीज आप किसी भी कोर्ट के अंदर बुला सकते हो। वो दूसरे देश से आए आपके मेहमान है, उनको कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं लगाओगे। टेस्टिफाई मतलब है? टेस्टिफाई तुमने टेस्टिफाई नहीं, तुमने बीए से पढ़ा है? बीए से नहीं। आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट? नहीं। फिर ठीक है, फिर तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछना सही है। टेस्टिफाई क्या होता है? देखिए, टेस्टिफाई का मतलब होता है कोई व्यक्ति विटनेस है, तो उससे आप क्वेश्चन पूछोगे, फिर वो आंसर देगा। हाँ। ठीक है, और वो जो आंसर देगा उससे आप देखोगे कि वो आदमी ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है। अगर ट्रू बोल रहा है तो क्या वो रिलेवेंट है आपके फैक्ट से, अगर वो रिलेवेंट है तो क्या वो आपके केस में एडमिसिबल है, और अगर एडमिसिबल है तो क्या वो एविडेंस बन चुका है, जो भी उसने कुछ बोला अगर वो एविडेंस बन गया है उसको केस में यूज किया जाएगा। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति ने जो भी कुछ कहा या करा है आप उसको क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। अच्छा। पहले उसके आंसर को सच और गलत के बीच में टेस्ट कर रहे हो कि वो सही है कि गलत है। फिर सही निकला तो आप देखोगे वो रिलेवेंट है या नहीं है, रिलेवेंट है तो फिर देख लो कि एडमिसिबल है या नहीं है, एडमिसिबल मिल गया तो फिर चेक कर लो कि वो एविडेंस है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी व्यक्ति को दिए गए स्टेटमेंट को क्या करते हो, टेस्ट करते हो। तो जब भी कोई विटनेस जब भी कुछ बात कहता है, स्टेटमेंट देता है, तो उसे क्या कहते हैं, टेस्टिफाई करवाना, कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, टेस्टिफाई करवा रहा है, अपने आप के सत्य और झूठ को वहां पर कोर्ट में परोस के आ रहा है। समझ गए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया? यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है इनवायलेबिलिटी ऑफ द डिप्लोमेटिक बैग इन कोरियर। देखिए, जो भी डिप्लोमेटिक बैग होते हैं उनको ना तो आप खोल सकते हो ना ही उनको आप डिटेन कर सकते हो, ठीक है। और जो डिप्लोमेटिक कॉरियर होते हैं, कॉरियर मतलब जो कोई पैकेजिंग आइटम होता है जो कहीं से आता है, वो भी प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। उनको जब तक वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तब तक उनको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। डिप्लोमेटिक बैग का क्या था? डिप्लोमेटिक बैग को कभी ओपन नहीं कर सकते आप, टाइम को डिटेन कर सकते हो। जैसे कि मान लो डिप्लोमेटिक अगर एरोप्लेन वगैरह से भी आ रहा है तो उसको आप प्लेन में चेकिंग नहीं करोगे उसके बैग का खोल के। समझ गए? डिप्लोमेटिक आदमी है भाई वो, डोनाल्ड ट्रम्प का दोस्त है वो। Extension to family and staff. The family of the diplomats, certain missions staff also enjoy immunity and privilege to varying degrees depending on the rank and function. अगर मान लो डिप्लोमेट्स की फैमिली आई है तो उनको भी वही इम्यूनिटी मिलेगी, वही प्रिविलेज मिलेंगे। साथ में अगर कोई डिप्लोमेटिक का कोई स्टाफ आया है किसी काम के लिए तो उनको भी वही इम्यूनिटी और प्रिविलेज मिलेंगे। बस किस किस चीजों का ध्यान रखना है, डिग्री का ध्यान रखना है। डिग्री मतलब वो किस लेवल का आदमी है। सपोज मान लो डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेट पर्सन है, वो इसका परिवार है, कि परिवार में इसकी वाइफ, इसके बच्चे, ठीक है, बच्चे ने उसके चाइल्ड, ये तो हो गई वाइल्ड नहीं सॉरी वाइफ, ये हो गए चाइल्ड, और ये हो गए फादर मदर। अब ये एकदम क्लोज है, जो क्लोज लोग हैं उनको खाली इम्यूनिटी वगैरह दे दो। अब आप सोचो कि साहब डिप्लोमेटिक के चाचा का, भाई का, मामा का कोई लड़का आया हुआ है तो वो बोल रहा है कि मेरे को इम्यूनिटी और प्रिविलेज दो तुम्हारे देश में, फलाने का इम्यूनिटी का चाचा के मामे का लड़का हूँ। ऐसा नहीं चलेगा भाई। जो क्लोज फैमिली रिलेशन है, खाली माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, ठीक है, तो उनको ये सब मिलेगी। और उसके बाद अगर कोई स्टाफ की बात करो तो स्टाफ में देखोगे कि वो व्यक्ति किस रैंक का और क्या काम करता है। जैसे कि अगर स्टाफ वाला व्यक्ति जो सीधा इन्वॉय आदमी की रोज मैनेजमेंट का काम करना, टेक्निकल काम करना, टाइपिंग वगैरह करना, ड्राफ्ट करना, सब कम्युनिकेशन करने का काम करता है, तो उसको अगर कोई इन्वॉय कहीं जा रहा है तो उसका वो भी जाएगा, तो उसको भी वही आपको क्या देनी है, इम्यूनिटी और प्रिविलेज देने। लेकिन वहीं
अगर कोई आदमी है जो चपड़ासी सिर्फ चाय बनाने का काम करता है, तो हम्म उसको क्या इम्यूनिटी प्रिविलेज देना? हम्म ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बोलता है? डिप्लोमेटिक प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज आर द फंडामेंटल टू द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कि डिप्लोमेटिक प्रिविलेज और इम्यूनिटी रहती है, वो क्या है? फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्यों है? यानी कि मूलभूत क्यों है, जरूरी क्यों है? क्योंकि उनसे क्या होता है कि दो देशों के बीच में जो स्मूथ कंडक्ट चलता रहता है, दो देशों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन होता है, वो स्मूथ यानी कि अच्छे से चलता रहता है। They uphold the principle that diplomats as representative of the sovereign state must be able to operate independently and securely. जो डिप्लोमेट होता है वो एक सोवरेन स्टेट का, जिसको वो रिप्रेजेंटेटिव करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको क्या होना चाहिए? जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो एक्ट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है और सिक्योरली कर सकता है। यानी कि उसको सारी सुरक्षा भी मिलेगी और इंडिपेंडेंटली, यानी कि उससे कोई दबाव भी नहीं बनाएगा कुछ काम करने के लिए। उसको जो काम करना है वो अपने हिसाब से कर लेगा। The Vienna Convention on the Diplomatic Relations 1961 remains the cornerstone of the diplomatic law. यानी कि जो वियना कन्वेंशन है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन संबंधित, वो रिमेन क्या है? कॉर्नर स्टोन है ऑफ डिप्लोमेटिक लॉ। डिप्लोमेटिक लॉ का क्या है? कॉर्नर स्टोन है, बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना नहीं बन पाता। बैलेंसिंग द नीड, उसने क्या बैलेंस करा है? नीड फॉर द डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, यानी कि क्या डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन की नीड हो सकती है इस विद रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड सॉवरेनिटी ऑफ द होस्ट कंट्री। यानी कि जिस देश में, सपोज मान लो ये होस्ट कंट्री है, इस देश में अगर ये आदमी गया है, तो इस देश में जो भी कानून, जो भी लॉ चल रहा है, उसके हिसाब से आप किस तरीके से एक डिप्लोमेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हो, कैसे उसकी इम्यूनिटी का ध्यान रख सकते हो, वो बहुत अच्छे से डील किया गया है वियना कन्वेंशन के अंदर। फिर while diplomats enjoy immunities, these are not a license from the for a misconduct and abuse of the such right can lead to the diplomat being declared persona non grata or requested to return home। कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो डिप्लोमेट के रूप में गया है, उसको पता है कि मुझे प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिली हुई है, तो मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को मारने पीटने लग जाए, लोगों के साथ गलत कराए, इमोरल एक्टिविटी, गलत कंडक्ट में वो लग जाए। उसको वही काम करना है जो ऑफिशियल काम के लिए आया, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आया, बाकी गलत काम में नहीं उलझेगा। और अगर गलत काम में उलझा तो फिर ये माना जाएगा कि उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गलत काम करा है, इसलिए प्लीज आप चुपचाप या तो अपने घर चल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे। ऐसे आप उससे घर जाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर कुछ गलत करता है तो। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। वाह यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बड़ा बनने आज। ठीक है, अब मिलते हैं अपन कल, है ना? सर कल क्लास लेनी है?